Hello guys, this is Mohammad Moin Jaliawala. I recently secured All India Rank 11 in the CS Executive June 2022 attempt. First of all, thank you so very much to all of you जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे congratulations के messages किए थे. And also I have received a lot of requests, a lot of queries regarding my preparation strategy that helped me to secure All India rank in this competitive examination. So here I am making a video. I know थोड़ा लेट हो गया है but देर है दुरुस्त है. So let's get started with this video. And first of all, a short disclaimer कि ये मेरी पर्सनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है एंड आपकी इससे अलग हो सकती है. जस्ट ट्राई टू टेक व्हाट यू थिंक इज यूजफुल फॉर यू एंड बाकी लीव द रेस्ट. सो let's start. So here is my short introduction. My name is Mohammad Munjaliawala. As you all know, I have secured All India rank in CS Executive June 2022. I am pursuing LLB from University of Mumbai and I have graduated with BCom with specialization in accounting and auditing. So talking about my preparation days, मैंने शुरुआत की थी सितंबर से लेके जनवरी तक. मैंने अपने जो कोचिंग के लेक्चर्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे एक बारी देख के. आई वोंट से कि मैंने 100% पूरा कोर्स कंप्लीट किया था. कुछ कुछ चैप्टर्स रह गए थे, कुछ चैप्टर्स मैंने अच्छे से नहीं भी किए थे, कुछ पूरे तरीके से किए थे. तो इट इज सब्जेक्टिव कि मुझे कुछ टॉपिक अगर इजी लगा तो आई हैव स्किप्ड दैट लेक्चर्स कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, और कुछ टॉपिक्स जो ऐसे लग रहे थे कि यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो मैंने शायद छोड़े हों. बाकी मैंने 90% ऑफ द सिलेबस कर लिया था वीडियो लेक्चर से टिल जनवरी. देन आफ्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की. तो इस सेल्फ स्टडी के पीरियड के अंदर मैंने जो सिलेबस है उसको काफ़ी स्मार्टली रिवाइज किया और काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस की, पेपर सॉल्व किए, टेस्ट दिए, विच हेल्प मी स्कोर वेल. सो देर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस. पहली होती है कॉन्सेप्चुअल स्टडी. अभी जैसे ही आप अपने वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो आपको एक माइंड के अंदर थॉट होता है कि कोई भी टॉपिक हो आपको उसको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको उसकी टेक्निकलिटीज समझनी है, आपको उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए. तो दैट्स द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टडी. अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर केस बेस्ड आते हैं. तो अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आप कहीं जाके उन केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे. तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी इज अ मस्ट. लेकिन जैसे ही हम एग्जाम के डेज के पास आते हैं तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए. क्योंकि पढ़ाई ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो आपके माइंड में वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही रहना है. सो आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के बाद एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी भी करनी पड़ेगी. आपको उन 3 आवर्स की प्रिपरेशन करनी है. 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स की प्रिपरेशन है. किस चीज के लिए? उस 3 आवर्स के लिए. जब आप एग्जामिनेशन लिखने बैठोगे, वो 3 आवर्स के अंदर अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की या थोड़े से टाइम के लिए भी आप ब्लैंक हो गए, XYZ कोई भी रीजन की वजह से आपने उस 3 आवर्स के अंदर कोई भी गलती कर दी, तो आपकी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वॉट एवर इट में भी, आपकी मेहनत बेकार जाएगी. तो आपको यही सोच के चलना है कि एंड जो एग्जाम डे है उस पे 9 से 12 या 2 से 5 जो भी टाइमिंग है, आपको वो 3 आवर्स के अंदर फोड़ना है, इस पेपर को फोड़ना है. तो आपको वही अप्रोच से आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किए हैं मेरी स्ट्रेटेजी को एंड हम उसी को देखते हैं. सो स्टेप 1 इज अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. अभी क्या होता है कि अगर कोई भी लेक्चर्स हम देखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हम यूजुअली ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं. बट मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच टूवर्ड्स स्टडिंग इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. आप सबसे पहले एक रफ शीट लीजिए, उस पे ABC एनालिसिस कीजिए. अभी ABC एनालिसिस इन द सेंस, ए पार्ट जो है, मतलब आप एक पार्ट बनाइए, पार्ट ए, उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स इंक्लूड कीजिए. देन उससे कम वेटेज वाले पार्ट बी के अंदर, उससे कम वेटेज वाले पार्ट सी के अंदर. आपको करना तो सब कुछ है. दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते. आपको नहीं पता, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, वो कोई भी टॉपिक कहीं से भी पूछ सकता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ
होल सिलेबस, लेकिन किस चीज को प्रायोरिटी देके पढ़ना है और किस चीज को एक दो बार पढ़ के बस एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है, वो समझने के लिए आपको ये एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आप कोई कोचिंग ले चुके हो किसी की, या काफी यूट्यूब पे वीडियोस हैं विच विल प्रोवाइड यू विथ एबीसी एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज, तो आप रफ शीट पे वो एक बार बना लीजिए और कहीं पर आपके सामने स्टिक कर दीजिए, तो यू गेट टू सी इट एवरी डे, जिससे आपके बैक ऑफ द माइंड में प्रिंट हो जाएगा कि इसके इतना इतना वेटेज है, वी हैव टू फोकस मोर ऑन दिस एंड लेस ऑन दिस। तो ऐसे आप एबीसी एनालिसिस शीट बनाइए। और 80-20 रूल, मैंने ये देखा है कि 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट कैरीज 80% ऑफ द वेटेज। तो मतलब ये वेरी भी कर सकता है, 70-30 भी हो सकता है। तो यू हैव टू प्लान वेरी स्मार्टली अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो आपने एबीसी एनालिसिस कर लिया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे आप स्टार मार्क कीजिए। उसके बाद एनालाइज द पेपर पैटर्न आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एसएलसीएम का पेपर है, तो उसके अंदर क्वेश्चन 1 के अंदर यूजुअली ये प्रैक्टिकल सम्स जैसे मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको एनएवी निकालना होगा, ग्रीनशो ऑप्शन होगा, या तो फिर आपका होगा ये ऑप्शन कॉल का। तो ऐसे आपको उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को एक बार देखना है, एनालाइज करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा सब्जेक्ट की। तो ये था स्टेप 1। बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो कभी भी 2 थियोरी या 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एक साथ ना करें। वन शुड बी थियोरी एंड वन शुड बी प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर आप हाफ अ डे एक थियोरी पढ़ते हैं, देन दूसरे हाफ में भी थियोरी पढ़ते हैं, तो आपको मेंटली फटीग होगा। आप 3-4 दिन 5 दिन कैरी ऑन करोगे, फिर मेंटल फटीग आ जाएगा और आपको फिर नाम का आप पढ़ोगे, आपको कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा। सो यूजुअली क्या किया जाता है कि एक थियोरी एक प्रैक्टिकल पेपर। These points are very general in nature. So start preparing one theory and one practical subject side by side. Analyze which subjects are your strength and weakness. अब जैसे ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर हैं, टोटल मिला के 8 पेपर्स हैं। सो इन ग्रुप 1 अगर मैं बात करूं कि आपके 2 पेपर्स आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, तो वो आप कौन से बनाओगे, ये आपको फिगर आउट करना है। जैसे कि अगर आपको कंपनी लॉ पसंद है, तो उसके साथ एसबीईसी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे चलते हैं, थोड़ा बहुत एक एसबीसी प्रोसीजरल है एंड कंपनी लॉ इज फुल विद प्रोविजंस। तो आपको ऐसे 2 सब्जेक्ट्स के चूज करना है जो आपकी स्ट्रेंथ बन सके, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। तो आपको वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है, जो ग्रुप है, उसका एग्रीगेट मार्किंग जो होगी ना, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। सो दोनों मॉड्यूल के दोनों ग्रुप के अंदर आपको 2-2 पेपर्स ऐसे रखना है जो आपकी स्ट्रेंथ हो। और उसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट आपको ये होता है कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है या आपको उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो उस सब्जेक्ट को भी आप मार्क करो कि दिस सब्जेक्ट इज माय वीकनेस, तो यू हैव टू पुट ऑन एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। प्लस यूज 3 आवर स्लॉट्स टू स्टडी। अब जैसे क्या होता है ना कि अगर इफ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, अभी तो यूजुअली ऐसा ही है कि आप कहीं पर भी हो, ऑनलाइन लेक्चर्स परचेज करके यू कैन सिट एंड स्टडी एट योर ओन पेस। तो यूजुअली क्या होता है कि एक माइंडसेट होता है कि आज मुझे 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। आई थिंक इट इज यूजलेस। अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हो लेकिन आपका इफेक्टिव आउटपुट आउटपुट 3 आवर्स का ही निकल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ 3 आवर्स पढ़ रहे हो लेकिन आपका इफेक्टिव प्रोडक्टिव आउटपुट 6 घंटे के बराबर है, तो इट मेक्स सेंस। तो आपको आवर्स वाइज स्टडी करना इज नॉट अ गुड थिंग। आप टारगेट वाइज कीजिए कि मुझे आज के दिन में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर चैप्टर का कोई टॉपिक खत्म करना है। आप वो टारगेट लीजिए। अब वो 3 घंटे में खत्म हो, 4 घंटे में खत्म हो, 6 घंटे में खत्म हो, आपको वो करना ही करना है। और यूजुअली देखा गया है कि आप एक साथ 4-5 घंटे के लिए बैठोगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा फटीग होगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपका फोकस चला जाएगा। भले ही आप बैठे हो बट यू वोंट बी एबल टू फोकस। तो आप क्या कीजिए, 3-3 आवर्स के स्लॉट में पढ़िए। 3 आवर्स स्ट्रेट एक साथ बैठिए, पढ़िए। उसके बाद आप 1 घंटा, हाफ एन आवर बाहर निकल जाइए, दूसरे कुछ काम कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए या डू समथिंग। फिर दूसरे 3 आवर्स के अंदर आप वापस बैठिए, 3 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ाई कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 3 आवर्स पढ़ाई कीजिए। तो अगर आप दिन के अंदर 3 स्लॉट भी करते हैं तो आपका 9 आवर्स का आउटपुट निकलेगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकें कि 3-3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ाई कीजिए। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव स्टेप 4, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक्स। आप कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, उसका बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए।
आपको उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, आपको उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स ही हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। तो डोंट कीप योर डाउट्स पेंडिंग। हाँ, एक चीज, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट डे या उसी दिन या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के अंदर आपको वो डाउट सॉल्व हो जाए। आप पेंडिंग रखेंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगी लेकिन आपका वो डाउट पेंडिंग ही रह जाएगा। आपका कोई भी कोचिंग हो, आपका कोई भी फ्रेंड हो, आप 2 से 3 दिन के अंदर कुछ भी करके वो डाउट क्लियर करवा लीजिए, ताकि यू कैन वो पेंडिंग ना रहे लास्ट मोमेंट तक। फिर राइट मार्जिन नोट्स इन हिंदी और सिंपलर इंग्लिश जस्ट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग रिवीजन। अभी क्या होता है कि आपको एक डिफिकल्ट प्रोविजन दिखा, आपने ट्राई करी, उसको समझा, उसको इंटरप्रेट किया, अब उस वक्त तो आपको समझ में आ गया है कि हाँ इसका इंटरप्रिटेशन ये सा, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना तो आप उस चीज को भूल चुके होगे। अब फिर वापस उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट करना इज अ बिग मिस्टेक। आप क्या कीजिए, जब फर्स्ट टाइम ही आप उसको समझ रहे हैं ना, तो पेंसिल से या रेड पेन से अपनी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, सिंपल इंग्लिश में, कुछ भी कीजिए, साइड पे स्टिक ए नोट या मार्जिन में आपका इंटरप्रिटेशन आपके वर्ड्स में लिखिए। जितना सिंपलर हो सके उतना सिंपली करके लिखिए उसको, ताकि जब आप रिवाइज करें और आपको देखें कि ये प्रोविजन थोड़ा पढ़ने में ट्रिकी लग रहा है, तो आप अपने मार्जिन नोट से ही उसको रिवाइज कर सके। आपको लिखना तो प्रोविजन एज ये उसकी लैंग्वेज में ही है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट आपको वो इजी पड़ जाएगा। तो ये था स्टेप 3। लेट्स मूव अहेड टू स्टेप 4। हाँ, कीप रिवाइजिंग डेली। अभी ये बोलने में तो आसान है, बट करने में मुझे पता है और आपको भी पता है कि कितना डिफिकल्ट है। मुझसे भी रोज रिवाइज करना मतलब इट वॉज अ हेल ऑफ अ टास्क, बट करना पड़ेगा। तो देयर इज अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू डू इट। आप क्या कीजिए, आपके 6 आवर्स 7 आवर्स के डेली लेक्चर्स हो रहे हैं, आप वो कीजिए। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ओ हो 2 चैप्टर्स पूरे पूरे रिवाइज करना है, नहीं। ऐसा कीजिए कि कोई टॉपिक निकालिए, जैसे कि एसबीसी का पार्ट सी है, पार्ट सी के अंदर जो 3 चैप्टर्स हैं उसका एक कोई चैप्टर छोटा वाला वो ले लीजिए। उसके बाद एसएम का एक जो चैप्टर है वो ले लीजिए। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पार्ट लीजिए और उसको उस हिसाब से रिवाइज कीजिए। और एक माइंड में ये थॉट रखिए कि आपको पूरा रिवाइज नहीं करना, मैं जस्ट बुक लूंगा, बुक खोलूंगा, पायलट व्यू करूंगा और रख दूंगा। आपका एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा बैठ के इन डेप्थ रिविजन करूं, नहीं। आप वो करने से पहले ही कंटाल जाओगे, आप उस बुक को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो आपका बैक ऑफ माइंड ये रखिए कि मुझे सिर्फ ग्लैंस करना है। फिर जैसे आप ग्लैंस करेंगे ना, तो आपको जो इजी टॉपिक लगता होगा ना, हाँ चलिए इसका तो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। अब जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं जमा होगा, वो कॉन्सेप्ट देख के, वो टॉपिक देख के आपको ऐसा होगा कि यार इसमें क्या था, देन यू ऑटोमेटिकली योरसेल्फ स्टार्ट रीडिंग इट। तो उससे क्या होता है ना कि रिवाइज भी हो जाता है और एक मेंटल गेम है कि आप अगर बहुत मेहनत सोचोगे ना तो आपका दिमाग आपको मेहनत करने नहीं देगा। सो शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए, बेटर है। ताकि आपको है ना, थियरी पेपर्स के अंदर यूजुअली यही है कि आप जितना रिवाइज करोगे, जितना उसमें एफर्ट दोगे ना, उतना आपको एग्जामिनेशन में रिटेन होगा। सो दिस वाज स्टेप 4। मूविंग टू स्टेप 5, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। आई गेट लॉट ऑफ डीएम्स आस्किंग मी कि मैंने कौन सा स्कैनर यूज किया था। टू बी रियली फ्रैंक, मैंने कोई स्कैनर यूज नहीं किया है। मैंने यूज किए हैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और उसके सजेस्टेड आंसर। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, स्कैनर मेक्स इट इजी फॉर यू टू आपने एक चैप्टर खत्म किया तो उसके क्वेश्चंस क्या है वो उसी चैप्टर वाइज बता देता है। लेकिन यू हैव टू अल्टीमेटली अपीयर टू द एग्जाम्स, तो एग्जाम के अंदर वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आने वाले। सो वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, जो उसका जो स्केच होगा, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंटेड होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को प्रिंट निकलवा लीजिए। उसके साथ उसके सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, उसकी भी प्रिंट निकलवा लीजिए और आप उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्कैनर्स मेक्स इट इजी, बट एग्जामिनेशन के अंदर आपको स्कैनर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन जंबल्ड अप ही मिलेंगे। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिंट आउट लास्ट 5 अटेम्प्ट्स क्वेश्चन पेपर्स विद सजेस्टेड आंसर्स। मैंने 2018 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक के सारे मैंने निकाले थे और मैंने उनमें से ही रिवाइज किया है। स्टार्ट गोइंग थ्रू क्वेश्चन पेपर एंड इट्स सजेस्टेड आंसर्स टू गेट अ रफ स्केच इम्प्रिंटेड इन माइंड।
आप जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे, जैसे जैसे समझेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन 1 के अंदर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसके अंदर सब क्वेश्चन में थ्योरी है, फिर शॉर्ट नोट है, फिर क्वेश्चन 2 और 2A के अंदर चॉइस है, फिर क्वेश्चन 3 के अंदर पांच क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के। तो वो आपको एक स्केच दिमाग में बैठता जाएगा। आप जिस जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखोगे उसका स्केच आपके दिमाग में बैठता जाएगा, एंड इट विल बी एन ईजियर टास्क टू डू इट इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत ही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को उसी सजेस्टेड आंसर से सॉल्व किया, और उसी को बार बार मैं वहीं से उसको भी मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किया, जिससे मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स पता चली, जिससे मुझे आंसर राइटिंग की टेक्निक्स पता चली, केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, इंस्टीट्यूट कैसा टाइप का आंसर मांगता है हमसे, वो सब आपको पास ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन से ही पता चलेगा। सो दिस वाज स्टेप 5। स्टेप 6, राइटिंग प्रैक्टिस। रणभूमि में उतरो। आपको एक जंग लड़नी है, आप उसको दिमाग में कितना भी सोचोगे मैं ऐसा मारूंगा ऐसा करूंगा, कुछ जब तक आप मेन रणभूमि में उतरोगे नहीं तो आप करोगे कैसे। सो एग्जामिनेशन में हमें लिखना है, हमें सिर्फ सोचना नहीं है। तो आपका जो यहां से लेके यहां तक का कनेक्शन है ना, वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। एग्जाम्स के अंदर प्रोविजंस पता होते हैं, मुझ में और एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव के बच्चे में 19-20 18-20 का ही फर्क होगा कि उसको और मेरे जो प्रोविजंस मतलब सिमिलर थॉट प्रोसेस है, सिमिलर नॉलेज है, लेकिन सब बात आती है प्रेजेंटेशन की, आंसर राइटिंग की। अगर उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो उसको मार्क्स कम मिलेंगे, बजाय मेरे जो मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बट मेरी राइटिंग प्रैक्टिस और भी अच्छी है, तो इट गिव्स एन एज ओवर अदर्स। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। ट्राई टू राइट एटलीस्ट वन आंसर ऑफ सजेस्टेड आंसर ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स ऑन अल्टरनेट डेज। आपने क्या किया, कंपनी लॉ का सजेस्टेड आंसर निकाला, आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा पढ़ा उसका सजेस्टेड आंसर भी पढ़ा, और आपको ऐसा नहीं करना कि टेस्ट की तरह सजेस्टेड आंसर पढ़ा अब नहीं अब छुपा दो अब ऐसे लिखूंगा, नहीं। आपको सजेस्टेड आंसर आपने पढ़ा, आप देख के लिखो। आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो आप देख के लिखो, आपको एटलीस्ट आइडिया तो आएगा कि कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसी स्पेस छोड़नी है, और बहुत नीटली लिखो। एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो आंसर राइटिंग का, और रोज ज्यादा नहीं, एक दिन एसबीईसी का लिखा, साथ में कंपनी लॉ का 2 क्वेश्चंस लिखे, नेक्स्ट डे एसएलसीएम का लिख लो, ईबीसीएल का लिख लो। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस रखनी ही है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो मूविंग अहेड, स्टेप 7, वॉच रिवीजन मैराथन मल्टीपल टाइम्स। यूट्यूब पे इतना सारा फ्री कंटेंट है और काफी अच्छे फैकल्टीज का मैराथन अवेलेबल है। तो आप उसको आफ्टर कंप्लीशन, ऑब्वियसली आप जब अपना पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे और जब आप रिवाइज कर रहे होंगे खुद से, तब क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक बार खुद से रिवाइज करता था और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बोर होता था, तो मैं कोई मैराथन लगा के बैठ जाता था। मैराथन में आपको सुनना है और आपके बुक्स के साथ उसको टैली करना है कि हाँ भाई जो सर पढ़ा रहे हैं वो देखा मैंने, हाँ मुझे आता है, समझ गए। तो आपको एक फटीक से आप बच जाते हो कि नहीं मुझसे नहीं करना है। मैराथन चालू करो, देखो। मैराथन को जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो वायर होता जाएगा, और वैसे ही आपको एग्जामिनेशन के अंदर वो ये अपने आप याद आएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ कोई एक फैकल्टी का ना देखो, 2 अलग अलग फैकल्टी रखो, दोनों के वीडियो सेव कर लो। एक दिन ये फैकल्टी का देखो, दूसरे दिन दूसरी फैकल्टी का देखो। उससे क्या होता है कि एक फैकल्टी ने कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा तो वो दूसरी फैकल्टी उसमें कवर कर सकती है, और एक टाइप का वेरिएशन रहता है, तो आपको भी बोर नहीं होता है। सो सेव एनी 2 मैराथन्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज एंड वॉच इट एटलीस्ट ट्वाइस। 2 बार तो कम से कम देखो। देयर इज एम्पल ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा कंटेंट है, आप अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। भले ही आपने कहीं से भी कोचिंग ली हो, यू आर अ स्टूडेंट, you have all the right to use any marathon, any notes of anybody. आप लिमिट खुद को मत कीजिए। ऑफ कोर्स के आपके जो कोचिंग ने बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया होगा, नो डाउट, लेकिन अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई, लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले ट्राई मत करना। जो नोट्स और मॉड्यूल जो आपको अगर सिलेक्ट करना है, एग्जाम के 1 महीने पहले कर लेना कि भाई मुझे इसमें से ही पढ़ना है। एग्जाम को बाकी 1 महीना और आप मॉड्यूल चेंज कर रहे हो, आप बुक्स चेंज कर रहे हो, नोट्स चेंज कर रहे हो, तो वो आपको बहुत बैकफायर करेगा। तो आपको बार बार रिविजन मैराथन लेक्चर्स बार बार देखना। तो दिस वाज स्टेप 7। नाउ कमिंग टू स्टेप 8, प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली। लास्ट के 2 महीने के अंदर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे प्रिंट ले लेंगे ना, एमसीक्यू सब्जेक्ट सीएमए, टेक्स, एफएमएसएम, मैं बता रहा हूं आप एग्जाम के अंदर बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जाएंगे ना, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ कुछ एमसीक्यूज आपका टाइम ले लेंगे,
कुछ कुछ एमसीक्यूज आप बहुत जल्दबाजी में करोगे। और एक ट्रिक मैं बताता हूं, कभी भी आप एमसीक्यू पेपर सॉल्व करो ना, एक बार पूरा पेपर ग्लैंस कर लो 1 से लेकर 100 तक, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। जो फर्स्ट ट्राई में आ रहा है ना उसको टिक कर दो, उसका ऑप्शन भी टिक कर दो। एक बार गो थ्रू किया, सेकेंड टाइम वापस गो थ्रू करो, तो जो आ रहे थे वो तो होंगे ही, जो नहीं आ रहे थे उसमें से भी 2-4 आपको अपने आप याद आएंगे, तो वो टिक करो। उसके बाद थर्ड टाइम वापस एक बार गो थ्रू करो। इस तरीके से 3 बार आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है। उससे होगा क्या पता है, आपने कुछ जल्दबाजी में अगर ऑप्शन गलत भी टिक कर दिया होगा ना कि ये ही ऑप्शन होगा, तो आप थर्ड ग्लैंस तक आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा नहीं यार इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैंने जल्दबाजी में ये कर दिया। तो आप गलती करने से बचोगे। तो 3 बार एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर को देखो 1 से लेकर 100 तक, और उसको टिक करते जाओ। तो जब एग्जाम, ये तो एग्जाम की बात थी, एग्जाम के पहले लास्ट 2 मंथ्स के अंदर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। हो सके तो एमसीक्यू आंसर शीट जो आती है वो सर्कल वाली, वो ले लीजिए। पास ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाइए, उसको क्वेश्चन को देखिए, गोले मारिए, चेक करिए, खुद का इवेल्युएशन कीजिए, नेगेटिव मार्किंग कीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने लास्ट के 2 महीने सारे एमसीक्यू पास ईयर के सॉल्व किए थे, आंसर शीट के अंदर गोले मारे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि काश मैंने और थोड़ा बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस किया होता तो मुझे एफएमएसएम में ज्यादा मार्क्स आते, बट खैर, नॉट टू कंप्लेन। सो स्टेप 8 यही था कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली, फोकस मोर ऑन थियोरी ओरिएंटेड एमसीक्यूज। जैसे कि एसएम के अंदर क्या होता है कि आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, 40 मार्क्स के अंदर से आपको 30-25 मैक्स हो जाता है, क्योंकि थ्योरी के अंदर ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा दो ऑप्शंस के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले से ही जो थियोरी ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करें। नेक्स्ट इज स्टेप 9, अवॉइड टॉक्सिक फ्रेंड्स। भाई तेरा कितना हुआ, भाई हेल्प कर दे यार प्लीज, ऐसे बोलने वाले बहुत होंगे। एंड मैं हेल्प करने से मना नहीं कर रहा, हेल्प जरूर करो अपने फ्रेंड्स की, जिन्हें अगर इतना नॉलेज नहीं है तो यू शुड हेल्प, लेकिन कब, जब खुद की हेल्प तुमने कर चुके हो, इन द सेंस के जब तुम्हारा खुद का काम हो गया हो तब तुम दूसरे के पास जाओ दूसरे की हेल्प करने। थोड़ा बहुत आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा एग्जाम टाइम के अंदर। आप अगर इस तरीके से जन सेवा करने जाओगे तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली कीजिए बट खुद का भी देखिए। और एक टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं कि भाई तेरा कितना हो गया, मेरा तो इतना हो गया, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये सर ने ऐसा बोला है, वो सर ने ऐसा बोला है। मुझे याद है लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स म्यूट कर दिए थे। मैं जिनसे बात करता था मैंने उनसे बात कम कर दी थी। मेरा एक 4-5 जन का ग्रुप था, वो लोग यानी प्रोडक्टिव बातें करते थे, बस उतनी बातें होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। हेल्प करनी है, हाँ जितनी हो सकी उतनी की, जितनी नहीं हो पा रही, आप अपना स्टडी छोड़ के आप दूसरों को हेल्प करने जाओगे तो आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट देन हेल्प अदर्स। आपका खुद का दिन का हो गया कोटा, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 घंटा हेल्प करना तो करो, ये जन सेवा। लेकिन खुद की स्टडी के कॉस्ट पे आप दूसरों को हेल्प करने जाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। डोंट आस्क अदर अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड डिस्कस अबाउट योर्स। डिस्कशन मत करो कितना तेरा पढ़ के हुआ कितना नहीं हुआ। आई किड यू नॉट, मेरे साथ जो थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझसे ज्यादा प्रिपरेशन करते थे। उनके नोट्स थे इतने इतने नोट्स थे, और मैंने नोट्स बनाए थे सिर्फ इतने, बिकॉज मैं ज्यादा ये नोट्स नहीं बनाता। मैं एक्चुअली जो मेन मॉड्यूल होती है या जो नोट्स होते हैं मैं डायरेक्ट उनमें से पढ़ता हूँ। मुझे नोट्स बनाना ज्यादा प्रिफरेबल नहीं लगता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप वो शॉर्ट नोट्स थोड़ी लिखने वाले हो, आपको पूरा लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से या तो फिर डायरेक्ट जो नोट्स मुझे कोचिंग से मिले थे मैं उसको ही रिफर करता था। मैं नोट्स इतने ज्यादा नहीं बनाता था। तो पॉइंट ये था कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो इतने इतने नोट्स बना के बैठे थे, तो मुझे उनको देखकर टेंशन आता था कि भाई साहब ये इतना पढ़ रहे हैं मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये मेंटेलिटी है ना आपको बहुत बैकफायर करती है। तो इसलिए मैंने लास्ट लास्ट में सबको पूछना, सबसे नोट्स लेना कम कर दिया था। जो है खुद से करो, कहीं से ढूंढो, खुद से अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो किसी की मदद लो। तो दिस वाज स्टेप 9। स्टेप 10, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मेरी बात करूं तो जून के पहले अप्रैल और मई के अंदर मैंने अपना सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर दिया था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम 4-4 दिन तक नहीं खोलते, और कुछ होते हैं जो दिन में 4 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और मैं तो बोलूंगा कि आप 2 महीने के लिए सेक्रीफाइस कर लो, क्योंकि ये 2 महीने आपके आगे के 6 महीने बचा रहे। और हर एक अटेम्प्ट जो आप फेल हो गए ना, आपको लाखों का नुकसान है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो आप CS लेट बनोगे 6 महीना तो आपको लाखों का नुकसान है। तो
पॉइंट ये है कि आप 2-3 महीने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। इंस्टाग्राम निकाल दीजिए, लिंक्डइन निकाल दीजिए, ट्विटर निकाल दीजिए और स्नैपचैट निकाल दीजिए। आप पूरी तरीके से अपने फोन को स्मार्टली यूज कीजिए। उसमें आप पोमोडोरो, ये जो 25 मिनट्स का जो होता है टाइमर, वो लगाइए। आपके रिमाइंडर्स उसमें ऐड कीजिए। आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कीजिए रेदर देन यूजिंग इट एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो ये था स्टेप 10। तो आते हैं मार्किंग स्कीम पे। तो ग्रुप 1 के अंदर जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, JIGL, कंपनी लॉ, टैक्स एंड SBC। JIGL कम्स फॉर 100 मार्क्स। उसके अंदर कोई पार्ट वाइज डिवीजन नहीं है, सो पूरा पेपर ही 100 मार्क्स का है उसके अंदर। हाँ, वेटेज वाइज अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हो गया, उसके बाद एविडेंस हो गया, CRPC, CPC, और ऐसे सब जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी हाई वेटेज रखते हैं। तो आपको उस हिसाब से वेटेज वाइज स्टडी करनी है। सो अगर आप GIGL में देखें तो 100 में से 50-55 स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए 55-50 कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इजीली स्कोर। कंपनी लॉ के अंदर पार्ट वाइज दिया गया, 50 मार्क का पार्ट ए है, पार्ट बी इज 40 मार्क्स एंड पार्ट सी इज ऑफ 10 मार्क्स। पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पार्ट बी के अंदर फोकस करते हैं विच इज ऑफ 40 मार्क्स। अब एक बात समझिए, अगर सबको ये चीज पता है कि पार्ट बी 40 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो हर कोई उसको टारगेट करेगा। सबके आंसर्स भी सही होंगे, लेकिन उस पार्ट बी के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स उसी को मिलेंगे जिसका आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी, जिसका वे ऑफ राइटिंग एग्जामिनर को प्लीज करेगा, उसी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो पार्ट बी के अंदर कंपैरेटिवली अगर आप लिखते सब कुछ हो लेकिन मार्क्स थोड़े बहुत कम मिलेंगे। सो 40 में से हम 25 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी के अंदर आप कितना भी, मतलब 3 ही चैप्टर्स हैं, आप कितना भी अच्छे से कर लो, आपको 5 to 6 उससे ज्यादा ऊपर नहीं मिलने वाला। और पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए के अंदर काफी लोग क्या करते हैं कि पार्ट ए को, मैं तो बोलूंगा, आधे तो रिवाइज ही नहीं करते और आधे तो पढ़ते भी नहीं है पूरे पूरे। तो आपको पार्ट ए पे भी उतना ही फोकस करना है, बस वेटेज वाइज कीजिए कि कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा, कुछ चैप्टर्स पे कम। तो आपको इजीली 50 में से 20 तो आएंगे। आप केस स्टडी भी नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, तो 20 तो आएंगे कम से कम। तो आपका अगर पार्ट ए में से आता है 20, पार्ट बी में से आता है 25 एंड पार्ट सी में से 5, तो आपके 50 मार्क तो कंपनी लॉ में बन गए। देन टैक्स की बात करते हैं। टैक्स के अंदर वैसे ही DT 50 मार्क्स, IDT 40 मार्क्स, कस्टम्स 10 मार्क्स। कस्टम में से 10 में से 5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम। 40 में से GST में से 25 तो आएंगे ही। और DT में कुछ भी नहीं तो लास्ट लास्ट के जो TDS वाले प्रोविजंस हैं, मैट वैट, ये सब आप पढ़ोगे और थोड़े बहुत रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह करोगे तो कम से कम 20 तो आपको आएंगे। तो उसमें भी आपके 50 बन रहे हैं। और SBC में पार्ट ए बी सी, पार्ट सी है 25 मार्क्स का, उसके अंदर 20 मार्क्स तो आने ही चाहिए। वो 3 चैप्टर हैं, वो पूरा आप घोट के पी जाओ उसको। 25 में से 20 आ सकते हैं, नो डाउट। फिर पार्ट बी की बात करते हैं, उसके अंदर लेबर लॉज वगैरह, उसमें काफी अमेंडमेंट्स आए, तो 35 में से उसमें भी एटलीस्ट हम 20 एक्सपेक्ट करते हैं। फिर पार्ट ए के अंदर प्रोसीजरल है, 40 में से 20 एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें ही 60 हो जाता है। सो देखा जाए तो 55, 50, 50, 60, तो आपका टोटल बन जाता है 215। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो और इस तरीके से पढ़ रहे हो पार्ट वाइज, और आप फोकस अच्छी तरीके से सही स्कोरिंग पार्ट पे कर रहे हो, तो आपके 215 तो कहीं नहीं गए। 205, 210, 215। तो ये था ग्रुप 1 के लिए। कमिंग टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर CMA, SLCM, EBCL एंड FMS है। CMA की बात करें, 60 मार्क है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 40 मार्क इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब 60 मार्क्स के अंदर से आप 40 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो। आपको मेन मेन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर है, जो ये दूसरे चैप्टर्स हैं लास्ट लास्ट में जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं, अगर आप उन पे फोकस करोगे तो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी रहेगी, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो 60 में से 40 स्कोर करना इज अ केक वॉक। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो 40 में से 25 स्कोर करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग थिंग। तो आपके ये दोनों मिला के 65 हो गए। SLCM की बात करूँ, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट बी इज ऑफ 30 मार्क्स। मार्क माई वर्ड्स, पार्ट बी आपका पेपर बचा सकता है या तो फिर बिगाड़ सकता है। अगर आप पार्ट बी को छोड़ के जाते हो तो यकीन मानना आपका 40 आने में दिक्कत आ जाएगी। आपको पार्ट बी को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। पार्ट बी थोड़ा बहुत वास्ट है, लेकिन अगर आप सही फैकल्टी आपको मिल जाती है, आप सही रिवीजन वीडियोस देखते हो, आप सही नोट्स हैं आपके पास, और आप उसको 10 से 12 बार रिवाइज कर लेते हो, तो पार्ट बी के अंदर से 30 में से 20, 22, 25 मिलना इज नॉट अ बिग थिंग, आपको आराम से आ जाएगा।
SLCM के अंदर जो पार्ट ए है जिसमें SAST है, ICDR है, LODR है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके बाद डीलिस्टिंग है, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े बहुत हाई वेटेज है, म्यूचुअल फंड है, थोड़े हाई वेटेज है। अगर आप उस पर अच्छे से फोकस करते हो तो 70 में से हाफ मैं मान रहा हूँ, हाफ 35 वो तो आप स्कोर कर ही लोगे। तो आपका ये SLCM में 55 हो गया। टॉकिंग अबाउट EBCL में पार्ट ए इज ऑफ 40, पार्ट बी इज ऑफ 25, कॉम्पिटिशन एक्ट सबको पता है, एंड पार्ट सी इज ऑफ 35। टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर मैंने खुद ने 25 में से 21 स्कोर किए, तो मैं 20 तो एक्सपेक्ट हर किसी कर सकता हूँ। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको हर बार, हर दिन, हर रात उसको रिवाइज करना है जितना हो सके। कॉम्पिटिशन एक्ट इतू सा है, आप उसके प्रोविजंस को बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाइए, आप उसके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को बार बार रीड कीजिए, सजेस्टेड आंसर्स को एक बार खुद से लिख लीजिए जितने हो सके उतने। तो 25 में से 20 आपके कहीं नहीं गए। बात आती है पार्ट सी की। 35 मार्क्स के जो हैं बिजनेस लॉज हैं, उसके अंदर रेरा हो गया, टोपा हो गया, सोगा हो गया, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़े होंगे, तो आपको ये एज मिल जाता है। ऊपर से उसके अंदर थोड़े बहुत केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आप पीछे सजेस्टेड आंसर्स देखेंगे ना, तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी कि ये चैप्टर से ऐसे ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा ना, तो आप अच्छे से आराम से 35 में से 25 तो स्कोर कर ही सकते हैं। टॉकिंग अबाउट पार्ट ए, जो मुझे जरा नहीं पसंद था, फेमा पार्ट, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी वेटेज वाइज पढ़ते हैं और सजेस्टेड आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो 40 में से एटलीस्ट 20 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके इस पेपर में 65 बन गए। टॉकिंग अबाउट FM मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, 40 मार्क्स का है, लेकिन ड्यू टू थियरी है तो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज होना लाजमी है। तो 40 में से 25 एक्सपेक्ट करके चलते हैं, एंड FM में 60 में से 40, क्योंकि 40 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे सम्स हैं जो 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको बड़े बड़े सम्स करने ही नहीं है, आप पुराने क्वेश्चंस देखिए, उस हिसाब से उसी लेवल के आप सम कीजिए, और आप थियरी पे भी उतना ही फोकस कीजिए जितना प्रैक्टिकल पे कर रहे हैं। तो आप अगर उस अप्रोच से चलेंगे ना, तो 60 में से 40 स्कोर करना इज नॉट अ बिग थिंग, वहां पर आपको वापस 65 मिल जाएंगे। तो आपका ग्रुप 2 का टोटल हो गया 250। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 215 प्लस 250, तो ये आपका समथिंग अराउंड 465 समथिंग जाएगा। तो आप रैंक ये मेरिट में आ सकते हैं। सो अगर इसमें से 10 भी ऊपर नीचे होता है, तो आप फिर भी पास तो हो जाएंगे एटलीस्ट। तो ये काइंड ऑफ एनालिसिस है कि आप किस तरीके से पार्ट वाइज स्टडी करके आप एम कर सकते हैं, और ये एक्चुअली एग्जाम के पहले से आपको माइंड में रखना है कि आपको किस तरीके से कितना कहाँ अप्रोच करना है, कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं, कहाँ पर कम एफर्ट्स देने हैं। तो ये आपको आइडिया पहले से होना चाहिए। उसके बाद मेक एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच मॉड्यूल योर स्ट्रेंथ। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको आपके 2 सब्जेक्ट्स हर मॉड्यूल में से ऐसे प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि आपको भरोसा आ जाए कि अगर मैं रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स के अंदर कम स्कोर करता हूँ, तो ये 2 सब्जेक्ट्स उसको संभाल लेंगे, एग्रीगेट में मदद करेंगे। तो ये था वो स्ट्रेंथ। उसके बाद हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। फर्स्ट डे से ही आप ये सोच के चलिए कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप अपना 100% दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा ये बाकी है। आप रेदर ये पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि मेरा ये हो चुका है। मतलब अगर EBCL की बात करूं तो कॉम्पिटिशन एक्ट हो चुका है, मतलब मेरा 25 मार्क का तो हो चुका है। अब मुझे पास होने के लिए वापस पढ़ना है 15 मार्क का, तो मैं पार्ट सी पढ़ लेता हूँ, 35 में से 15 तो मिनिमम आएंगे, तो आप 40 तो वहीं पर पास। तो इस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे ना आप, तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने में भी मजा आएगा और आप वो प्रोसेस भी इंजॉय करेंगे। उसके बाद डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल। यार नहीं हो रहा है, यार तेरा कैसे हो रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, चल बाहर जाके आते हैं, चल ये कर लेते हैं, चल ना यार ये सर के नोट्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, और अगर आपने एक बार बना ली है तो खुद पे भरोसा रखिए एंड गिव योर 100%। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ऐसा लगे इंप्रूवमेंट है तो यू कैन डू दैट। रेस्ट दूसरों की बात थोड़ी कम सुनिए, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखिए। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप एग्जाम को लेके कैसे सोच रहे हो, आप उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हो, और आपका क्या माइंडसेट है कि आप किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डू टारगेट बेस्ड स्टडी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज में गिनती मत करो, आप क्वांटिटेटिव की जगह पर क्वालिटेटिव स्टडी करो। आप कोई एक चैप्टर उठाओ, तो भले उसमें 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे या पूरा दिन चला जाए, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि आज मुझे इतना इतना टारगेट कंप्लीट करना है।
और हो सके तो अगले दिन का प्लान पहले से करके रखो, आज सोने से पहले कि नेक्स्ट मुझे कल क्या करना है। अगर आप नहीं करोगे तो सुबह उठ के यार आज क्या किया जाए, तो आज फिर आप अपने मूड के हिसाब से पढ़ोगे, रेदर देन अगर आप एक दिन पहले कर लेते हो तो आप अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि आपके प्लान के हिसाब से चलोगे। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ एक एक वीक का बनाने का, मैंने खुद का एक वीक 2 वीक का मैंने खुद का आगे का बना के रखा था। तो इसी तरह आप भी पहले से प्लान करके रखिए तो आपको काफी ईजी पड़ेगा। सो डू स्मार्ट वर्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क। तो सारी चीजों का कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए रेदर देन हार्ड वर्क। और एफर्ट्स तो लगेंगे तो थोड़ा बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बट स्मार्टली कीजिए ना यार। कोई चीज पता है कि आप 25 मार्क की आने वाली है तो आप उसको फोड़ दीजिए, आप उसको इतना रिवाइज कीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप जाके लिख सको। आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ तो कीजिए कि दूसरे स्टूडेंट से आपको एज मिले। तो आपको ये स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। So in the end, thank you so much for patiently listening to me. I hope मैंने पकाया ना हो आप सबको, and I hope you enjoyed this YouTube video, and I hope कि मैंने कुछ contribute किया हो आपके आपकी ये preparation में. So yes, that was it from my side. Also मैंने अपनी certified copies मंगवा ली हैं, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो you can join my Telegram channel. उसके बाद आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, देन यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ आपके सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 22 वाले स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, इट माइट हेल्प देम, और आप दूसरों की मदद भी करेंगे। जितना हो सके सी एस कम्युनिटी को वापस देने की कोशिश कीजिए। एट द एंड आप जितना कम्युनिटी को देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे। बाय बाय।